बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस। क्या कर रहे हैं हम? सीरीज़ चल रही है होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स। होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स, इसका पार्ट 7 करने जा रहे हैं हम। और इसकी हेडिंग क्या है? रोल ऑफ लंग्स, role of lungs to keep the carbon dioxide concentration, to keep the carbon dioxide concentration low to certain लेवल। ये बड़ी सी हेडिंग है, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। तो हीमोस्टेसिस का कॉन्सेप्ट जो है, दोबारा ये समझना, इससे हटिएगा नहीं, बार बार समझाता हूँ। हीमोस्टेसिस एक ऐसा सिस्टम है लिविंग बॉडीज़ के अंदर, जो लिविंग बॉडीज़ के अंदर दूसरे चलने वाले सिस्टम्स को बैलेंस करके रखता है। वो चीज़ें जो फ़ायदेमंद हैं वो जब तक फ़ायदेमंद हैं, जब तक वो लेवल पोजीशन में है, बैलेंस स्टेट में है, उनकी मिकदार बिल्कुल ठीक ठीक है, ना तो ज़्यादा बढ़ गई है ना ज़्यादा कम हो गई है। मिसाल के तौर पर पानी है आपकी बॉडी का, उसकी मिकदार ज़्यादा ना हो जाए और कम भी ना हो जाए, जितनी ज़रूरत है बॉडी को उतनी ही रहे। इस चीज़ को इंश्योर करने में आपके बॉडी में एक निज़ाम काम करता है जिसको हीमोस्टेसिस कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हम रोल ऑफ लंग्स का क्या किरदार है? टू कीप द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लो। कीप मतलब रखना। किसको रखना? कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को लो, इस हद तक लो रखना है। टू अ सर्टेन लेवल, जो एक ख़ास उसकी हद है। लेवल मतलब हद, सर्टेन मतलब ख़ास। एक ख़ास हद से आगे न बढ़े कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार, उसको इतना लो रखना है। उसमें लंग्स का किरदार, ये हमारा टॉपिक है। अब इसको समझने के लिए आप ज़रा रिव्यू कर लीजिए क्विक। पहले एरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसी रेस्पिरेशन जिसके अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है। किसकी मदद से हो रहा है? ऑक्सीजन की मदद से हो रहा है। और उसके नतीजे में 3 चीज़ें पैदा हो रही हैं: कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और डेल्टा एच या एनर्जी। ये एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, क्योंकि सेल के लेवल पे होता है, ये सेल के अंदर होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पॉन्सिबल है इस फंक्शन का, जिसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करती है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ और उसको ब्रेक डाउन कर देती है। बहरहाल अब हम जान चुके हैं यहाँ पर कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी बॉडी के सेल्स में बन रही है, सेल्स में बन रही है। ये इसकी है जर्नी, देखें, ये इसका सफ़र है। नोट करते रहिए, एरोस को फॉलो करते रहिए, सब समझ में आ जाएगा। इस जर्नी का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सेल्स से हो रहा है। एंड कहाँ पे हो रहा है इसका? लंग्स में, अल्वियोलाई पे हो रहा है। लंग्स के अंदर मौजूद अल्वियोलाई पे हो रहा है, क्योंकि अल्वियोलाई वो जगह है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल के लंग्स में आ जाएगी, और लंग्स में आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एनवायरनमेंट में आ जाएगी। यानी कि इसका स्टार्ट जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, वो सेल्स से हो रहा है, और इसका इख्तिताम कहाँ होगा? एनवायरनमेंट में, माहौल में। हमें इस पूरी जर्नी को ज़रा पहले समझना है, ठीक है? तो सेल्स में ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आगे फिर डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी आपके ब्लड में। आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्लड जो है वो किससे मिलके बनता है? प्लाज्मा और ब्लड सेल्स से। ब्लड सेल्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा वो पोर्शन है आपके ब्लड का जिसको हम लिक्विड पोर्शन कहते हैं। उसमें 90% वाटर होता है लगभग, और बाकी दूसरी चीज़ें उस प्लाज्मा में शामिल होती हैं, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, मिनरल सॉल्ट्स हैं। ये सब कुछ उसी प्लाज्मा का हिस्सा है।
तो ये दो मेजर पोर्शन है आपके ब्लड के, एक हिस्सा हो गया प्लाज्मा, दूसरा हिस्सा हो गया क्या, दूसरा हिस्सा भी मैंने क्या बताया, एक प्लाज्मा और दूसरा जो है ब्लड सेल्स। फिर ये ब्लड सेल्स 3 किस्मों के हो गए, यहाँ तक समझिएगा। ब्लड सेल्स के अंदर जो आरबीसीज हैं उनके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, और वहाँ जाने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें मौजूद पानी के साथ रिएक्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करती है। इसकी इक्वेशन मैं बना देता हूँ। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है और इसके नतीजे में एक एसिड बन रहा है जिसको कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 ये बनता है। समझ आ गई बात? याद रहे कि ब्लड के अंदर ये आरबीसीज जो हैं ये क्या है, ये ब्लड का कौन सा पोर्शन है, सेल्स वाला। अब यहाँ पर जब ये आरबीसीज के अंदर वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके ये कार्बोनिक एसिड बना लेती है, और कार्बोनिक एसिड जो है बनने के बाद क्या होता है, ये कार्बोनिक एसिड इस शक्ल में नहीं होता बल्कि ये हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस ये बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में ये मौजूद होता है। यानी कि ये समझ लीजिए कि आरबीसीज के अंदर ये सिस्टम चलता रहता है। पहले तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, और कार्बोनिक एसिड जो है उसकी ये शक्ल बदलती रहेगी। कार्बोनिक एसिड से कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन होकर हाइड्रोजन आयन बनेगा, बाइकार्बोनेट आयन बनेगा, ये दोबारा आयंस दोनों मिलेंगे, दोबारा कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। बहरहाल इस आरबीसी के अंदर अब यहाँ से अगला सिस्टम शुरू होगा। याद रहे आरबीसीज के अंदर अब क्या मौजूद है, हाइड्रोजन आयन मौजूद है प्लस क्या मौजूद है, बल्कि ये नहीं, जर्नी ख़राब हो जाएगी, इसको थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं कि ये आरबीसीज के अंदर क्या मौजूद है, आपका ये कार्बोनिक एसिड मौजूद है। कार्बोनिक एसिड किस शक्ल में मौजूद है, हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में मौजूद है। अब ये बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे ये मैं बता दूँ। ये आरबीसीज से निकल के इनका ज़्यादातर पोर्शन, मोस्टली ये बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं ये किस में चले जाएंगे, ये प्लाज्मा में चले जाएंगे। सिर्फ प्लाज्मा मत लिखिएगा, प्लाज्मा जनरल वर्ड है, इसको हम कहेंगे ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। अब ये ब्लड फ्लो कर रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ ये ब्लड, ये सेल्स के बाहर ब्लड फ्लो कर रहा है। सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के ब्लड में शामिल हो गई, और ब्लड में शामिल होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज में चली गई, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाया। लेकिन ये जहन में रहे कि ब्लड रुक नहीं रहा, ब्लड तो फ्लो हो रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है, और ब्लड में ये सारे काम हो रहे हैं। इसी तरह ब्लड चलते 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 चलते, जबकि ये सब कुछ ब्लड में हो रहा है, यहाँ से ये बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं आरबीसीज से प्लाज्मा में जा चुके हैं। ये ब्लड आगे जा रहा है, और आगे जाके ये कहाँ चला जाएगा ब्लड, ये घूमता घूमता आएगा कहाँ पर, लंग्स के पास। लंग्स के पास से गुजरेगा। लंग्स के किस पोर्शन के पास से गुजरेगा, ये अल्व्यूलाई के पास से गुजरेगा। अल्व्यूलाई के पास जब ये ब्लड गुजरेगा तो इसके उस वक्त ब्लड वेसल्स कौन सी होंगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स 3 किस्म की हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो इस लम्हे ये जो अल्व्यूलाई के साथ ये कैपिलरीज जो हैं उनमें ये ब्लड मौजूद होगा, कैपिलरीज में ये ब्लड मौजूद होगा। समझ आ रही है बात? कैपिलरीज में जो ब्लड मौजूद है, भटकिएगा मत, कैपिलरीज में जो ब्लड मौजूद है, हमने कहाँ तक बात छोड़ी थी कि प्लाज्मा में ज़्यादातर ये कार्बोनेट आयंस जो हैं वो जा चुके हैं। जैसे ही ब्लड जो है फ्लो करता हुआ कैपिलरीज के अंदर आते हुए अल्व्यूलाई के पास आएगा, तो फिर क्या होगा, दोबारा प्लाज्मा में से आरबीसीज में ये बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं वो चले जाएंगे, और बाइकार्बोनेट आयंस में आरबीसीज में जाने के बाद ये बाइकार्बोनेट आयंस वहाँ पर क्या करेंगे, आरबीसीज, अगली जर्नी यहाँ से शुरू करता हूँ। आरबीसीज में ये बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं दोबारा आने के बाद, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा ये हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे, उसके नतीजे में कार्बोनिक एसिड बनेगा H2CO3, और दोबारा ये कार्बोनिक एसिड जो है वो
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। याद है ना क्या हुआ था, यही दोनों मिले थे तो कार्बोनिक एसिड बना था ना। यहीं पर कार्बोनिक एसिड जब बनेगा तो दोबारा ये ब्रेक होके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रहे कि ब्लड फ्लो करते करते सेल्स से कहाँ पहुँच गया, लंग्स के पास आ गया, अल्वियोलाई के पास आ गया, कैपिलरीज में मौजूद है। और कैपिलरीज में मौजूद जब ये अल्वियोलाई के पास आ रहा है तो उस वक्त दोबारा ये सिस्टम हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अल्वियोलाई में डिफ्यूज़ कर जाएगी। अल्वियोलाई से होती हुई जो है ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या है, ब्रोंक्यूल्स। अब जगह नहीं है लिखने की तो समझ जाइए, रिवर्स बैक कर रहे हैं हम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो अच्छा सा समझा होगा तो याद आ रहा होगा। रिवर्स बैक करें तो अल्वियोलाई के बाद क्या आ जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स। फिर क्या आते हैं, ब्रोंकाई, जो कि 2 होते हैं, 2 मेजर ब्रांचेस ये वाली। और ब्रोंकाई के बाद ये ट्रैकिया आ जाता है, ट्रैकिया के बाद ये लैरिंक्स आ जाता है, लैरिंक्स के बाद ये नोज़ वगैरह, और आप सांस बाहर खारिज कर देते हैं। आप इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ये कहाँ आ जाती है, एनवायरनमेंट में। क्या आ जाती है ये एनवायरनमेंट में आ गई। उलझ गए, दोबारा से बैक करें। लेकिन मैं दोबारा रिव्यू कर रहा हूँ, फिर दोबारा बैक करके सारी तफसीलात करें, भटकना नहीं है। सेल्स में क्या हुआ है, एरोबिक रेस्पिरेशन हुई है और उसके नतीजे में क्या हुआ है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ है और उसके नतीजे में क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। सेल्स में से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल के फिर किस में जाएगी, ब्लड में जाएगी। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके पास आएगी, आरबीसीज के पास आएगी। आरबीसीज जो हैं रेड ब्लड सेल्स, उनमें ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बन जाएगा, आरबीसीज के अंदर ये कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड जो है वो टूट के हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आरबीसीज से ज़्यादातर ये बाइकार्बोनेट आयंस निकल के कहाँ चले जाएंगे, ब्लड का दूसरा पोर्शन जो ब्लड प्लाज्मा उसमें चले जाएंगे और ब्लड प्लाज्मा से दोबारा ये आरबीसीज में आ जाएंगे। ये बाइकार्बोनेट आयंस दोबारा आरबीसीज में आने के बाद ये बाइकार्बोनेट आयंस हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे, दोबारा कार्बोनिक एसिड बनेगा। ये दोबारा कार्बोनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर क्या होगा, अल्वियोलाई में डिफ्यूज़ कर जाएगी। अल्वियोलाई से निकल के लंग्स और ट्रैकिया और एनवायरनमेंट में ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाएगी। समझ में आ गई बात। अब कुछ चीज़ें और भी हैं यहाँ पर, ये सब आपको नोट करना पड़ेगा। नोट किए बगैर आप भटक जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा चल क्या रहा है मामला। अब ज़रा एक चीज़ को और यहाँ समझ लीजिए। यहाँ पर कुछ जो है एंजाइम्स का भी किरदार है, वो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, मैं उनको बताता हूँ आपको। ठीक है भाई, ये हो गया कार्बोनिक एसिड। हाँ, ये जो कार्बोनिक एसिड की कन्वर्जन होगी, ठीक है ना, ये मैंने बताया था ना कि कार्बोनिक एसिड, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये कार्बोनिक एसिड बनाएंगे H2CO3। ये किरदार अदा यहाँ पर, ये ऐसे ही रिएक्ट नहीं करेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ, नहीं, बल्कि यहाँ पर एक एंजाइम जो है उसकी मदद से ये केमिकल रिएक्शन होगा। उस एंजाइम का नाम क्या है, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। एमसीक्यूज में आ जाते हैं ये सवाल, नोट कर लीजिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये वो एंजाइम है जो कि इनको कंपेल करेगा कि आपस में केमिकल रिएक्शन करें और कार्बोनिक एसिड बनाएं। अच्छा, और क्या चीज़ है इसके अंदर, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, पीएच लेवल। ज़रा इसको भी समझ लीजिए। पीएच लेवल, आपके ब्लड का पीएच लेवल ऑफ ब्लड, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है इस चीज़ के साथ। पीएच लेवल का मतलब, पीएच का मतलब फुल वर्ड्स होते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन इस तरह से होते हैं। अब आपको ये बात समझ आ गई कि हाइड्रोजन आयन जो है कब बन रहे हैं, जब बन रहे हैं, ये और तरह से भी बनते हैं, लेकिन जब बन रहे हैं ये, जब कार्बोनेट आयन जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयंस में। ठीक है,
तो ये याद रहे कि ये कार्बोनेट आयंस जो है ये ब्रेक डाउन हुआ है तो ये हाइड्रोजन आयन बना है। हाइड्रोजन आयन की मिकदार आपके को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये पीएच लेवल ऑफ योर ब्लड जो है ये क्या है, हाइड्रोजन आयंस की एक ख़ास मिकदार है जिससे आगे ब्लड में जो है वो आपके हाइड्रोजन आयंस बढ़ना नहीं चाहिए, ना कम होने चाहिए, ये याद रहे आपको। इसको हम कहते हैं पीएच लेवल ऑफ ब्लड, जिसके अंदर आपके ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन की मिकदार जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, ना पीएच लेवल बढ़े ना कम हो। जब हम ये कहते हैं ना कि पीएच लेवल ना बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए बॉडी का, तो इसका मतलब ये होता है कि ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयंस की मिकदार ना बढ़े ना कम हो। अब आप थोड़ा सा गौर करें, अगर ये कार्बोनिक एसिड किससे बना है, ये बना है कार्बन डाइऑक्साइड से, ये मत भूलिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार अगर बढ़ जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, ऑटोमेटिकली कार्बोनिक एसिड की मिकदार बढ़ जाएगी और ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन आयन की मिकदार बढ़ जाएगी और ऑटोमेटिकली आपका पीएच लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि ख़तरनाक बात है, जो कि ख़तरनाक बात है। अब इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रहना ही नहीं चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। अब इसके लिए हम क्या करें कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में रुके नहीं, उसके लिए एक हल है कि आपका ब्रीथिंग रेट, सांस लेने की रफ्तार ये इंक्रीज़ कर जाए। आप तेज़ तेज़ सांस लें, तेज़, उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से ज़्यादा बाहर निकलेगी। समझ में आ गई बात आपको? तो अब ये ब्रीथिंग रेट जो आपका बढ़ जाता है, सांस लेने, आप तेज़ तेज़ सांस जो लेते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जो है वो कम हो आपके ब्लड के अंदर, जिसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि कार्बोनिक एसिड का लेवल कम हो, जिसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन का लेवल कम हो जो कि बढ़ गया है, और जिसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि पीएच का लेवल जो है जो इंक्रीज़ हो गया है वो दोबारा डिक्रीज़ होकर लेवल हो जाए। तो इसके लिए ब्रीथिंग रेट आपका बढ़ जाना चाहिए, तेज़ तेज़ सांस लें। अब ये तेज़ तेज़ सांस लेने के लिए अब यहाँ पर एक चीज़ का और किरदार आ जाता है। अब ये तेज़ तेज़ सांस लेना जो है, ब्रीथिंग रेट का इंक्रीज़ होना जो है, यहाँ पर ये होगा कैसे, आपका ब्रेन, याद रखिए कोई भी एक्शन आपकी बॉडी में ब्रेन की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। आप तेज़ तेज़ सांस भी लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते जब तक ब्रेन जो है वो ना बोले ये बात। किसको? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कि जनाब तेज़ तेज़ जो है वो काम करो ताकि ब्रीथिंग रेट बढ़े और कार्बन डाइऑक्साइड निकले, क्योंकि पीएच लेवल बढ़ गया है। सवाल ये पैदा होता है, ब्रेन को ये कौन बात बताएगा कि पीएच लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो गया, पीएच लेवल इंक्रीज़ हो गया। ब्लड के अंदर कुछ डिटेक्टर्स होते हैं, ब्लड के अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम स्पेशल डिटेक्टर्स कहते हैं, रिसेप्टर्स। इनका ब्लड के अंदर काम ही ये है, इनका काम क्या है, इनका काम ही ये है कि ये चेक करते हैं इस चीज़ को कि आया हाइड्रोजन आयन का जो लेवल है वो कहीं बढ़ तो नहीं गया। और जैसे ही हाइड्रोजन आयन का लेवल बढ़ जाता है, ये रिसेप्टर्स फ़ौरन जो है इस इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजते हैं, इस इंफॉर्मेशन को फ़ौरन ब्रेन की तरफ भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? फ़ौरन ब्रेन की तरफ के जनाब पीएच लेवल जो है वो बढ़ गया है। किसके ज़रिए भेजते हैं, किस शक्ल में भेजते हैं? नर्व इम्पल्स यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में। इन रिसेप्टर्स के दो रिसेप्टर्स दो तरह के हैं, इनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। कैरोटिड बॉडीज़ और दूसरे कौन से हैं? एओर्टिक बॉडीज़। ये दो तरह के रिसेप्टर्स हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो ये है सारा का सारा काम, सारी जर्नी हो गई, सारी तफसीलात बता दी, पीएच लेवल भी आपको पता चल गया, पीएच लेवल बढ़ने की वजूहात भी आपको पता चल गई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 8 में मुलाकात करते हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे, रोल ऑफ किडनीज़ रह गई है ना, स्किन भी हो गई रोल का, स्किन का भी रोल हो गया, लंग्स का भी रोल हो गया, और अब हम रोल देखेंगे किडनीज़ का। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।